हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यूपीएससी मेंस 2022 में एसए का पेपर। आइए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक पूछा गया था। ठीक है, 2 सेक्शन होते हैं इसमें, आपको 2 एसए लिखना होता है। पहले सेक्शन से कोई एक एसए 4 में से, ऐसे ही सेक्शन 2 है 4 एसए का, इसमें से कोई एक एसए आपको लिखना होता है। आइए बात कर लेते हैं कि आप इनका क्या एक्सप्लेनेशन होगा और उसमें क्या लिख सकते हैं। अगर पहले पार्ट की बात करें तो फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज़ फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। ठीक है, तो आप यहाँ से इजीली समझ पा रहे हैं कि इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं यानी जंगल आपके होते हैं, वो किसी भी एरिया का, किसी भी कंट्री का, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन की स्टडी करने के लिए बेस्ट टूल हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉरेस्ट जो होते हैं आपके, ठीक है, फॉरेस्ट के इंट्रोडक्शन पार्ट में आप आईएसएफआर की रिपोर्ट से शुरू कर सकते हैं। आईएसएफआर 2021 की रिपोर्ट में, जिसमें बताया गया था कि 24.6% इंडिया के जो एरिया है, ठीक है, उसमें फॉरेस्ट हैं। तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं इसका बॉडी पार्ट ऐसे का, ठीक है, बॉडी पार्ट में कई सब हेडिंग्स आप डाल के उसमें उसके माइनर प्रोड्यूस, मेजर प्रोड्यूस कौन कौन से होते हैं फॉरेस्ट के, आप वो बता सकते हैं। फॉरेस्ट एज ए नेचुरल रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है, रॉ मटेरियल प्रोवाइडिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, एंड मेनी थिंग्स यू कैन एक्सप्लेन अबाउट इट। अब इकोनॉमिक इंडिकेटर कैसे हो सकता है आप ये बता सकते हैं उसकी सब हेडिंग में। ठीक है, उसका फिर किस हद तक ये सही आंकड़ा दे सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में आप ये भी बता सकते हैं। मतलब क्रिटिकली लिखना है, ठीक है, दोनों पक्ष को, और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है आप उसको भी बता सकते हैं। और लास्ट में आपको स्टैंड लेना है कि हाँ ये बेस्ट हो सकते हैं, बिकॉज इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि वो बेस्ट टूल हो सकते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आइए सेकंड एस्से की बात कर लेते हैं। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो लेजिस्लेटर होते हैं वो काम क्या करते हैं। तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपके लेजिस्लेटर होते हैं, ठीक है, उनका काम होता है प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे और प्रॉब्लम के क्या कॉजेज़ हैं उसको देखेंगे। थर्ड होता है उसका सॉल्यूशन देना। ठीक है ना, 3 काम होते हैं। तो जो एंशिएंट पोएट्स हैं हमारे, उन्होंने यही काम किया। सबसे पहले जो सोसाइटी में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स थी उसको आइडेंटिफाई किया, उसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशन देने का ट्राई आउट किया। ठीक है, इसी वजह से इनको एक तरह से इनफॉर्मल लेजिस्लेटर कहा जा सकता है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे कालिदास, तुलसीदास, कबीर, इन सब के दोहों के एग्जाम्पल देने के साथ साथ आप अपने पॉइंट्स को, अपने आर्गूमेंट्स को क्लियर करते हुए आंसर लिख सकते हैं। और कंक्लूज़न में फाइनली आप बता सकते हैं कि हाँ ऐसे बहुत सारे अपने यहाँ, मतलब इंडिया में, इवन कि आप रशियन रिवॉल्यूशन ले लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। ठीक है, तो जो सोसाइटी में एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम थी उनको हमेशा उन्होंने क्रिटिकली देखा, उसका सॉल्यूशन भी देने का प्रयास किया। तो आप कह सकते हैं कि पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड। बस आप इसको ये ध्यान रखना है कि आप इंडिया सेंटर्ड नहीं रहिएगा। कुछ पोएट्स के नाम आप वर्ल्ड के भी लिख सकते हैं और अदर एरिया के भी लिख सकते हैं। थर्ड बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री इज़ अ सीरीज़ ऑफ विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। तो इसमें आप सबसे पहले आप देखिए 2 सेक्शन में इसको हम बांट सकते हैं। 2 कीवर्ड हैं इसमें, साइंटिफिक मैन वर्सेस रोमांटिक मैन। ठीक है, तो साइंटिफिक मैन की क्या क्या खास बात हो सकती है। तो देखिए साइंटिफिक मैन में हो सकता है कि वो एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल नहीं डरेगा। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट करेगा। तो अगर एक्सपेरिमेंट करेगा तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, आइदर वो फेल हो जाएगा, आइदर वो सक्सेस उसको मिल जाएगी। तो फेल हुआ तो क्या होगा, वो कुछ लर्न करेगा चीज़ों से। ठीक है, लर्न करेगा तो वहाँ से प्रोग्रेस अपनी इंश्योर करेगा। और अगर वो सक्सीड हो गया है पहले ही बार में तो प्रोग्रेस उसकी हो चुकी है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। वहीं अगर आप जो सेकंड पार्ट है हमारा रोमांटिक मैन की, तो रोमांटिक मैन में क्या होगा कि वो चीज़ों को केयर नहीं करेगा, साइंटिफिक टेम्पर का केयर नहीं करेगा। ठीक है, केवल वो अपने एक्सट्रीम फीलिंग के द्वारा ही रन होगा और हमेशा अपने लिए समस्याएं क्रिएट करता रहेगा। ठीक है, आप इस
एक्सप्लेनेशन के साथ जा सकते हैं और इसके बेसिस पे आप कुछ एग्जांपल देके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें चौथे की तो कहता है कि जहाज़ बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है परंतु इसके लिए वह नहीं होता है। ए शिप इन हार्बर इज़ सेफ बट दैट इज़ नॉट व्हाट शिप फॉर। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि बात करनी है हमको आउट ऑफ कंफर्ट जोन आने की बात है। ठीक है, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे, अपनी पावर्स को, अपनी लिमिट को एक्सटेंड नहीं करेंगे, तब तक आप ये अपने पोटेंशियल को, अपने कैलिबर को नहीं समझ सकते हैं। तो आप यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ थीम्स मैं नोट डाउन कर देता हूँ, जैसे सो योर कैलिबर। ठीक है, सो कैलिबर, आप इस थीम को लेके आगे बढ़ सकते हैं। एक थीम हो सकती है कि जब आपकी चैलेंजिंग टाइम है, ठीक है, चैलेंजिंग टाइम में आपको अपनी पोटेंशियल को कैसे चेक करना है। ठीक है, ये भी लेके चल सकते हैं। इसमें आप एक बेस्ट स्टोरी का एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हनुमान जी की स्टोरी का दे सकते हैं। जब वो छोटे थे तो किसी ऋषि के श्राप के कारण अपनी शक्तियाँ भूल गए थे और उसके बाद जब प्रॉब्लम में वो सीधे एक्सपोज होते हैं तब फिर वो जान पाते हैं कि एक्चुअली वो इस चीज़ को ईजिली हैंडल कर सकते हैं जो पहले उनको बहुत बड़ी समस्या लग रही थी। तो इस स्टोरी के साथ भी आप जा सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आइए 4 ऐसे हमने देख लिए सेक्शन फर्स्ट के। अब सेक्शन सेकंड में देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे, तो इसका क्या पॉसिबल इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो पहला ये है कि छप्पर मरम्मत करने का सही समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। ठीक है, तो इसके 2 रीज़न जहाँ तक पॉसिबल है मैं सोच सकता हूँ। पहला ये है कि कोई आपके सामने एडवर्स सिचुएशन आए या फिर ख़राब टाइम आ रहा है, ठीक है, उससे पहले ही, ठीक है ना, अपने जो लैकुना है, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, और सेकंड आप ये कह सकते हैं कि टाइम रहते ही, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। जैसे मतलब ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम हो चुकी हो और फिर आप इस चीज़ों को फिक्स करने जाएं। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते ना कि जैसे फॉर एग्जांपल प्यास लगने पर कुआं खोदें, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है पॉसिबली। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आप उस नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हैं। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। तो देखिए ये तो काफ़ी फेमस लाइन है। ठीक है, ये क्षणवाद, इंडिया में जो थीसिस चलती है क्षणवाद की, उससे मोटिवेटेड है ये लाइन। ठीक है, इवन कि बुद्धा ने भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है, तो इजीली इसको लिखा जा सकता है। इसमें आप बेसिकली क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि लाइफ इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। ठीक है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर को आप बेसिस बना के इसको लिख सकते हैं। इससे कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं कि अगर आपका कोई ख़राब टाइम है तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट नहीं करेगा, तो उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस थीम को भी लिख सकते हैं। और इसका अदर पॉइंट कि अगर आप बहुत ही अच्छे टाइम में हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा ओवर एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये भी बहुत लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं करने वाला। उसके बाद आपको बैलेंस्ड व्यू रखना है। ठीक है, मध्यम मार्ग बात करता है। ठीक है, तो आप इस थीम पे इसको आंसर को लिख सकते हैं, इससे को लिखा जा सकता है। ठीक है, और बुद्धा की स्टोरीज़ को आप एग्जांपल दे सकते हैं, उनको कोट कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले इंट्रो में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। ठीक है, वही फॉर्मेट तो यही रहने वाला है इससे का। सबसे पहले इंट्रो में यही चीज़ क्या इंटरप्रिटेशन है इसका आप इंट्रो में बता दीजिए। बॉडी सेक्शन में उसके कीवर्ड्स जो हैं आपको, जैसे आप इंडियन फिलॉसफी के क्षणवाद को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, मोमेंट्री। उसके बाद बुद्धा कैसे इससे रिलेटेड है आप ये बता सकते हैं। और कौन कौन सी ऐसी फ़िलॉसफीज़ हैं जो इसका सपोर्ट करती है वर्ल्ड में, आप वो लिख सकते हैं अगर आपको आइडिया है। ठीक है, थोड़ा सा, और उसका कंक्लूजन में आप इसे फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मतलब क्षणवाद का कॉन्सेप्ट है और वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में बहुत सारे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इसको एक्नॉलेज किया है। ठीक है, आइए बात करते हैं 7वां जो है। ठीक है, 7वां कह रहा है हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट एक चुनिंदा साधन है। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे आप इसको रिलेट कर सकते हो मुस्कान को। ठीक है, कैसे, अपनी पेशेंस से। ठीक है, यू हैव पेशेंस। उसके बाद आप इसमें कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मैं सबसे अच्छा इसमें एग्जाम्पल मुझे जो याद आ रहा है, आप इसमें इंडिया पाकिस्तान 2007 का T20 वर्ल्ड कप आप कोट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो आखिरी मैच होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का,
उसमें एक गेंद में लगभग 2 रन की रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी 2 बॉल में 1 रन की रिक्वायरमेंट होती है, और काफ़ी सिचुएशन पैनिक होता है। और इस टाइम टीम इंडिया की तरफ से जो कैप्टन होते हैं वो महेंद्र सिंह धोनी होते हैं, और उन्होंने अपनी टीम को इस हिसाब से इस पैनिक सिचुएशन में भी बैलेंस किया, और फाइनली यू ऑल गाइज knows that India had won that match, okay, and this is the time when you can learn how to be cool, be patient in the panic time, okay। और आप बुद्धा की स्टोरी बता सकते हैं कि बहुत सारी ऐसे टाइम में बुद्धा के ऊपर बहुत सारे ब्लेम्स लगे थे, बट फिर भी वो उन सब टाइम में भी काफ़ी बैलेंस रहे और परेशान नहीं हुए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, एक इस चीज़ की जा सकता है आप पेशेंस के साथ, और एट द लास्ट टाइम टेंशन को कैसे बैलेंस करना है उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें। जहाँ तक की बात करें तो ये काफ़ी टफ ऐसे हो सकता है, 7वां वैसे कोई चूज़ नहीं करेगा। सेफ़ रहने के लिए सबसे अच्छा आप लिख सकते हैं कि 8वां जो है थोड़ा इजी पड़ेगा, एवं 5वां, ठीक है, आप लिख सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं 8वां, क्या इसमें पॉसिबल हम लिख सकते हैं। तो देखिए 8वां कह रहा है कि केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका अर्थ कदापि नहीं है कि उसमें से किसी एक ऑप्शन को ठीक होना ही होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने की ज़रूरत है। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन में आप ये लिख सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स को अपने लिमिट से ऊपर थिंक करने की ज़रूरत है, ठीक है, और हमेशा एक अनदर व्यू पॉइंट एग्जिस्ट करता है जो आप सोच पा रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन ज़रूर होगा जो उस व्यू पॉइंट से हट के सोच पा रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, उसमें आपको इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है, ठीक है, नए नए व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करने की, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, अपने साइंटिफिक टेम्पर को बूस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बता सकते हैं कि हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में साइंटिफिक टेम्पर को इंक्रीज़ करने की बात कही गई है, आप एक ये डायमेंशन बता सकते हैं। उसके बाद हमारे इंडियन सोसाइटी में डाइवर्सिटी जो है उसको रिस्पेक्ट करने की बात की गई है, ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आप बता सकते हैं इंडियन कल्चर में। उसके बाद रेशनलिज्म को फॉलो करने की बात की गई है, आप इससे रिलेट कर सकते हो कि जैसे आपके पास लिमिटेड चीज़ें हैं, सिर्फ वहीं तक आप लिमिट मत रहिए, अपनी रेशनलिटी का यूज़ कीजिए और पॉसिबल सोल्यूशन जो भी हो सकते हैं उनके साथ जाने की कोशिश करिए, और एक्सटेंड योर लिमिट्स, तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने 8 टॉपिक्स देख लिए, और इसमें से अगर आपको लगता है कि इसका कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन या कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन और भी हो सकता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।